आज घर में लड़के वाले मुझे देखने आने वाले थे। घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी। आंगन में साफ सफाई हो चुकी थी। रसोई में पकवान बनने की आवाज़ें आ रही थी और हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन इस रौनक के पीछे एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। किसी भी तरह ये रिश्ता पक्का हो जाए। इसकी वजह साफ थी। इससे पहले मेरे 20 रिश्ते टूट चुके थे। कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। हर बार यही कहा गया कि लड़की काफ़ी ज़्यादा मोटी है। धीरे धीरे ये बात मेरे मन में बैठ गई कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं इन्हीं सब बातों में उलझी हुई थी कि तभी चाची दौड़ती हुई कमरे में आई। उनके चेहरे पर घबराहट और सख्ती दोनों थी। आते ही उन्होंने कहा, आज तुम दोपहर का खाना नहीं खाओगी। ये सुनते मेरे माथे पर बल पड़ गए। दिल बैठ गया। मैंने चाची की तरफ देखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन चाची, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और लड़के वाले तो शाम को आ रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि तभी पीछे से चाचा जी कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई बोझ हूँ। गुस्से भरी आवाज़ में बोले, तो तुम क्या चाहती हो? जिंदगी भर हमारे सिर पर बैठी रहोगी? उनकी आवाज़ में चिढ़ साफ झलक रही थी। वे आगे बोले, तुम्हारे बाद मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी करनी है। अगर तुम एक दिन खाना नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा? फिर उन्होंने वही बात कही जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मोटापे की वजह से कितने रिश्ते टूट गए हैं। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो समाज हमें क्या कहेंगे? हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। उस घर में मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। शाम को लड़के वाले आए। मुझे साड़ी पहनाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। सिर झुका हुआ था। दिल जोरों से धड़क रहा था। लड़का मुझे देखने आया। उसने बिना की झिझक के मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर नापसंदगी साफ दिख रही थी। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद वह हंसते हुए बोला, लड़की तो कितनी मोटी है, बिल्कुल भैंस जैसी है। मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। वह आगे बोला, ऐसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? इससे अच्छा हो कि मैं किसी लंगड़ी लूली से शादी कर लूँ। वो भी इससे बेहतर होगी। इस भैंस से शादी करके तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये कहकर वह रिश्ता तोड़कर चला गया। उस दिन मेरी बची कुची उम्मीद भी टूट गई थी। लेकिन चाचा चाची के लिए यह बस एक टूटा रिश्ता था। कुछ दिनों बाद चाची जी ने फैसला सुना दिया कि अब मेरी ज़बरदस्ती शादी एक दूध वाले के साथ की जाएगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत रोई, मना किया, हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। समाज में मेरा मजाक उड़ने लगा। कोई कहता, देखो इसकी तो शादी दूध वाले से हो रही है। कोई हंसकर कहता, इतनी मोटी लड़की को और क्या ही मिलेगा। हर ताना मेरे दिल में उतरता चला गया। शादी की रात आई। बारात जैसी गली में पहुंची, लोग इकट्ठा हो गए। कोई ठहाके लगा रहा था, कोई ताने मार रहा था। सब लोग दुल्हन यानी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि देखो इसकी तो दूध वाले से शादी कर दी गई है। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मन में यही चल रहा था कि मेरी जिंदगी का इससे बुरा मजाक और क्या ही हो सकता है। तभी दूध वाला मंडप में पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, लोगों की हंसी, ताने और घमंड। तभी उसने सबके सामने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान के होश उड़ चुके थे। क्योंकि मेरा नाम श्रेया है। 5 साल की उम्र में ही मेरी दुनिया उजड़ गई थी। एक सड़क हादसे में मेरे माता पिता चल बसे। उस उम्र में मौत का मतलब तो नहीं समझती थी, मगर ये ज़रूर समझ गई थी कि अब कोई ऐसा नहीं रहा जो मुझे गोद में उठाकर पूछे, डर तो नहीं लगा? माता पिता के जाने के बाद दादा दादी की चिंता मेरे लिए दिन रात की बेचैनी बन गई थी। वे बूढ़े हो चुके थे। खुद को संभालना ही उनके लिए मुश्किल था। इसी डर और मजबूती के बीच चाचा चाची ने मुझे अपने घर में रखने का फैसला किया। हालांकि दिखावे के लिए कहा गया कि ये सब मेरे भले के लिए है, लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ आने लगा कि मैं उस घर में एक ऐसी किसी एहसान की तरह पली हूँ। बचपन से ही मेरा शरीर दूसरों से अलग था। उम्र के साथ मेरा वजन बढ़ता गया। चाची को ये बात हमेशा चुभती थी। आए दिन वो मुझे ताने सुनने पड़ते। कि कभी कहा जाता कि मैं अकेले 10 लोगों का राशन चट कर जाती हूँ, कभी ये कि मेरे कारण घर का खर्चा बढ़ रहा है। मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा मोटापा मेरी आदतों की वजह से नहीं, बल्कि मेरे शरीर के अंदर छुपी किसी समस्या का नतीजा है। दादा दादी ये सब देखते थे, पर हर बात पर चाची को टोकने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। जब मैं 15 साल की हुई तब मेरा वजन इतना बढ़ चुका था कि लोग मुझे मेरी उम्र से कहीं बड़ी समझने लगे थे। दादा दादी की चिंता और गहरी हो गई। आखिरकार वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। जांच के बाद पता चला मुझे एक ऐसी अंदरूनी बीमारी है जिसकी वजह से मेरा वजन लगातार बढ़ रहा है। यह सुनकर मुझे राहत कम और डर ज़्यादा लगा। जब ये बात घर में फैली तो सबकी सोच एक ही दिशा में मुड़ गई, मेरी शादी। बीमारी से ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब इसका क्या होगा। 19 साल की होते होते चाचा चाची मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे।
उनका मकसद साफ था, जितना जल्दी हो सके मेरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। लेकिन हर बार कहानी एक जैसी रहती। जो भी मुझे देखने आता या तो हंसकर चला जाता या मेरे सामने यह कह देता कि इतनी मोटी लड़की से कौन शादी करेगा। कोई कहता इतना खाने से तो यही होगा। कोई सलाह देता कि लड़की को पहले पतला करो फिर रिश्ता देखो। मैं क्या बताती कि मेरा दुश्मन खाना नहीं बल्कि मेरी बीमारी है। मगर चाचा चाची ये सच किसी को बताने से डरते थे। उनका मानना था कि अगर लड़के वाले को ये पता चल गया कि लड़की को कोई मेडिकल समस्या है तो रिश्ता बना सोचे समझे टूट जाएगा। उनके छुपाने के बावजूद भी मेरी शादी कभी तय नहीं हो पा रही थी। साल बीतते गए, देखते देखते मैं 29 साल की हो गई। अब दादा दादी की चिंता घबराहट में बदल चुकी थी। वे अक्सर कहते मरने से पहले इसकी शादी देख लूँ, बस यही आखिरी इच्छा है। यही बात चाचा चाची को भी चुभने लगी थी। मेरी शादी की तारीख तय होने से पहले एक दिन अचानक चाची ने कहा, आज लड़के वाले दोबारा देखने आ रहे हैं। मैंने बस सर हिला दिया। सवाल करना अब मैंने छोड़ दिया था। दादी ने वही पुरानी बात दोहराई, इस बार ठीक से तैयार होना, यह आखिरी मौका हो सकता है। उनके शब्द सुनकर मेरे मन में एक कड़वाहट सी उठी। मौका हमेशा मेरे लिए इम्तिहान के लिए ही क्यों होता है, कभी दूसरों के लिए क्यों नहीं। चाची ने अलमारी से एक ढीला सा सूट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लेना और आज जरा संभल कर रहना। कोशिश करना कि ज़्यादा इधर उधर मत घूमना। लड़के वालों को तुम्हारा मोटापा ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। उनकी आवाज़ में चिंता कम और हिदायत ज़्यादा थी। मैंने बिना कुछ कहे सूट पकड़ लिया। शब्दों का बोझ शरीर से ज़्यादा भारी लग रहा था। कमरे में अकेली खड़ी मैं सोच रही थी कि क्या सच में मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरा वज़न बन चुका है। मैंने कपड़े बदले, आईने के सामने मन नहीं हुआ। हर बार की तरह आज भी यही डर था कि कहीं किसी की नज़र मेरे शरीर पर न रुक जाए। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे पहले से जानता हो कि यह दिन भी आसान नहीं होगा। बाहर से आवाज़ें आने लगी। मेहमान आ चुके थे। बैठक में सब लोग जमा थे। औपचारिक मुस्कानें, जरूरी सवाल, चाय की ट्रे, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर बार होता आया। जब मुझे बुलाया गया तो मैंने सिर झुकाकर सबको नमस्ते किया और कोने में जाकर बैठ गई। सामने बैठा लड़का मुझे देखकर एक पल को ठिठक गया। उसकी नज़र चेहरे पर नहीं, शरीर पर घूम रही थी। वह बात नहीं कर पा रहा था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उसकी माँ ने बनावटी अपनापन दिखाते हुए पूछा, तुम दिन भर क्या करती हो? मैंने धीरे से कहा, घर संभालती हूँ, थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ। उन्होंने सर हिलाया, लेकिन लड़के के चेहरे पर जैसे पहले से लिखा फैसला और साफ हो गया। वह बार बार कुर्सी बदल रहा था, जैसे बेचैनी में हो। कुछ देर बाद वह उठकर बाहर चला गया। उसके पिता भी उसके पीछे चले गए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। दादी ने माला के दाने खिसकते हुए बुदबुदाया, जो ऊपर वाला चाहे। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा उस खामोशी में कटघरे में खड़ा हो। जब वे लोग वापस आए तो हवा में ठंडापन था। लड़का सीधे खड़ा हुआ और बोला, मुझे एक बात साफ कहनी है। उसके पिता ने खास कर बात बदलनी चाहिए, लेकिन वह रुका नहीं। उसने कहा, मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता जहाँ मुझे शुरू से समझौता महसूस हो। उसकी माँ ने चौंक कर पूछा, किस तरह का समझौता? वह बोला, मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए जो फिट हो, चुस्त हो, जिसे देखकर आत्मविश्वास आए। उनके शब्द सीधा मेरे भीतर उतर गए। किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ चुके थे। किसी ने विरोध नहीं किया। कुछ देर की औपचारिक बातें हुई और लड़के वाले उठकर चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही घर की दीवारें और भारी होने लगी। दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब भगवान ही मालिक है। चाची कुर्सी पर बैठ गई और थकी हुई आवाज़ में बोली, मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। उनकी नज़र मुझ पर थी, जैसे गलती मेरी हो। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई। कोई बोला, आजकल लड़के बहुत ध्यान देते हैं। कोई बोला, सेहत का ख्याल रखना चाहिए था। मैं सब सुनती रही, लेकिन पहली बार जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि अब दोष खुद पर डालने की ताकत मुझ में नहीं बची थी। रात को कमरे में मैं अकेली बैठी थी। मैंने फिर से आईने की तरफ देखा। वही शरीर, वही वजन, लेकिन आज नज़र अलग थी। आज मुझे अपने मोटापे से शर्म नहीं आ रही थी। शर्म उस सोच पर आ रही थी जो इंसान की कीमत तराजू और इंची टेप से तय करती है। उस रात में कमरे में ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। सिर घुटनों में दबा था और सांसें बिखरी हुई थी। मन बार बार अपने माता पिता की यादों में उलझा था कि काश वे आज होते तो शायद मैं इतनी अकेली महसूस न करती। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, मगर मेरे भीतर सब कुछ अंधेरा लग रहा था। तभी बाहर बरामदे से तेज आवाज़ें आने लगी। किसी के चीखने और किसी के पलटकर बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगा जैसे दादी और चाची के बीच बहस हो रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ना चाहते हुए भी मैं दरवाजे के पास चली गई और सांस रोककर सुनने की कोशिश करने लगी। चाची की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। इतनी मोटी लड़की को पालने से क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है यह भी अपने माँ बाप के साथ उसी हादसे में चली जाती। ये शब्द मेरे कानों में नहीं, सीधा सीने में गिरे। उस पर लगा जैसे किसी ने भीतर सब कुछ तोड़ दिया हो।
मेरे हाथ कांपने लगे और पैरों में जान न बची। बाहर दादी की आवाज़ और तेज हो गई। वे चाची से उलझ पड़ी थी, मगर मुझे उनकी बहस सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे लिए तो बस वही एक वाक्य बार बार गूंज रहा था। मैं दीवार के सहारे बैठ गई। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में एक अजीब सी अपराबोध की लहर उठने लगी। मैं खुद से ही सवाल करने लगी, क्या सच में मैं इतनी बड़ी मुसीबत हूँ? क्या मेरे होने से सबको परेशानी हो रही है? मन ही मन में सोचने लगी कि काश उस रात मैं भी चली गई होती तो शायद चाचा चाची को मेरी वजह से शर्मिंदगी न झेलनी पड़ती। शायद घर में रोज मेरे नाम की फुसफुसाहट न होती। शायद मेरे शरीर को लेकर इतनी नफरत न भारी होती। आंसुओं के बीच अब मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा जैसे मेरा वजन सिर्फ मेरे शरीर पर नहीं बल्कि सबके दिलों पर बोझ बन चुका है। उस रात पहली बार ये एहसास हुआ कि इस घर में मेरी मौजूदगी कोई खुशी नहीं बल्कि एक गलती समझी जाती है। मैं चुपचाप वहीं बैठी रही। बाहर बस बहस की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो गई, मगर मेरे भीतर जो शोर था वह और तेज होता जा रहा था। उस अंधेरी रात में मैं सिर्फ यही सोचती रही कि अगर इंसान का दिल भारी हो तो शरीर का भारी होना सबसे छोटा दोष रह जाता है। उस रात कमरे की बत्ती बुझी हुई थी और मैं बिस्तर के कोने में बैठी चुपचाप दीवारें घूर रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। चाची अंदर आई और उनके पीछे दादी। दोनों के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। चाची ने बिना भूमिका बांधे कहा, कल से तुम्हें जिम जाना होगा। मैं हड़बड़ा गई और अन्यास दादी की तरफ देखने लगी। दादी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी पकड़ सख्त नहीं थी, मगर उसमें फैसला साफ झलक रहा था। हाँ बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी चाची ठीक कह रही है। कल से जिम शुरू करोगी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही दादी बोलती चली गई। हम जानते हैं कि तुम्हारा वजन यूं ही नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर भी कह चुकी हैं ये बीमारी की वजह से है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। ऐसे हाथ पर हाथ धरकर कब तक बैठी रहोगी? उनकी बातें मेरे दिल में उतरती चली गई। तुम्हारी उम्र भी निकलती जा रही है। दादी ने आगे कहा, कब तक तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे बेटा? जिंदगी ऐसे नहीं चलती। थोड़ा कम खाना, थोड़ा ज़्यादा चलना, कोशिश करने में क्या बुराई है? मैं सिर झुकाए बैठी रह गई। ना हाँ कह पाई ना। मेरे लिए ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक और याद दिलाना था कि मेरा शरीर ही सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। कुछ देर बाद दादी और चाची बाहर चले गए। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, मगर अब वह और भारी लग रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और करवटें बदलने लगी। कभी मन करता कि उठकर चिल्ला दूं कि मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, और कभी लगता कि शायद चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि इस घर में मेरी आवाज़ का कोई वजन नहीं था। खिड़की से बाहर अंधेरा पसरा हुआ था। मुझे लगा बाहर का अंधेरा भी मेरे भीतर के अंधेरे से हल्का है। बचपन की कुछ तस्वीरें आंखों में तैर गई, जब चाची मुझे गोद में बिठाकर कहती थी, थोड़ी गोल मटोल है मगर दिल की अच्छी है। तब समझ नहीं था कि वक्त के साथ अच्छाई से ज़्यादा शरीर गिना जाएगा। मैंने खुद से मन ही मन एक वादा किया कि यूं टूट कर खुद को ख़त्म नहीं होने दूंगी, मगर उसी वादे में डर भी था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ताकत जुटाऊंगी कहाँ से। उस रात पहली बार मुझे साफ समझ आया कि मेरी परेशानी मेरा वजन नहीं बल्कि लोगों की नज़र है। ये समझ आते आते मेरी आंखें भारी हो चुकी थी। नींद में भी वही आवाज़ें पीछा करती रही, दादी की नसीहतें और चाची की चिंता और मेरी खामोशी। कुछ दिनों बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। चाची सुबह सुबह आकर बोली, तैयार हो जाओ, आज जिम देखने चलना है। मैंने बिना बहस के दुपट्टा ओढ़ लिया। जानती थी कि इनकार करने से कुछ बदलने वाला नहीं। रास्ते भर चुप रही और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन खुद को समझती रही। जिम में घुसते ही मशीनों की आवाज़ और पसीनों की गंध ने घेर लिया। ट्रेनर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेहनत करनी पड़ेगी। चाची ने तुरंत जवाब दिया, बस फ़र्क दिखना चाहिए। मैं मशीन पर बैठी रही, आईने में खुद को देखती रही और खामोश रही। वापसी में चाची बार बार मेरा चेहरा देखती और कहती, थोड़ा समय लगेगा मगर करना तो पड़ेगा। घर पहुंचते दादी ने पूछ लिया, कुछ उम्मीद है? चाची ने कंधे उचका दिए। देखते हैं। बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई, लेकिन ज़्यादा देर अकेली नहीं रह पाई। शाम को रिश्तेदार आ गए। किसी ने कहा सेहत सुधार जाए तो बात बने, किसी ने कहा आजकल लोग बहुत देखते हैं। हर वाक्य मेरे लिए एक नई याद दिलाता जा रहा था। रात को चाची ने पास बैठकर कहा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैंने धीरे से कहा, मुझे बस इंसान की तरह देखो। चाची चुप हो गई। बात बदल दी गई। मैं फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। छत घूरते हुए सोचती रही कि मेरे फैसले हमेशा मेरे बिना ही क्यों होते हैं। नींद देर तक नहीं आई। दिल में डर बैठ चुका था, आने वाले दिनों का और उस रास्ते का जिस पर मुझे बिना पूछे चलाया जा रहा था। धीरे धीरे मेरे जिम जाने की बात आस पड़ोस में फैल चुकी थी। सुबह जब मैं निकलती तो कुछ लोग खिड़कियों से झांकते, कुछ रास्ते में रुक कर ताने मारते। कोई कहता अब तो रिश्ता नहीं मिला इसलिए जिम का सहारा लिया है। कोई हंसकर बोलता शादी के डर से वजन घटाने चली है। हर शब्द मेरे भीतर तक चुभता, लेकिन मैं चुपचाप आगे बढ़ जाती। एक महीना बीत गया। रोज जिम जाना, पसीना बहाना, थक कर लौटना, सब कुछ करने के बावजूद जब वजन दोबारा चेक हुआ तो नंबर और बढ़ गया। वह पल मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था।
चाची को पता चला तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तेज आवाज में बोली, सच सच बता, चोरी छुपे कुछ खाती है ना, तभी तो वजन घटने का नाम नहीं ले रहा। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही दादी भी अपनी बात जोड़ बैठी, जानबूझकर ऐसा ही कर रही है। उन्होंने कहा, नाटक मत कर, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। उनके शब्दों ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं क्या सफाई देती, कितनी बार समझा चुकी थी कि बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब मेरे पास थकान के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैं बस खड़ी रही, सिर झुकाए, जैसे हर आरोप को स्वीकार कर चुकी हूँ। धीरे धीरे मैं खुद से ही परेशान होने लगी। समझ नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। जो रास्ता कोई दिखाता मैं उसी पर चल पड़ती, फिर भी किसी को तसल्ली नहीं मिलती। जिम जाने से खर्च बढ़ गया था और यही बात अब नया हथियार बन चुकी थी। चाची आए दिन कहने लगी, जिम का पैसा कोई पेड़ पर नहीं आता है, तुम्हारे चाचा ही सब कुछ खर्चा उठा रहे हैं और नतीजा कुछ भी नहीं। हर ताना मुझे और छोटा करता जा रहा था। मुझे लगने लगा कि मेरा शरीर नहीं बल्कि मैं खुद ही सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ। अब मैं किसी को समझाने की कोशिश भी नहीं करती, मन जैसे हार मान चुका था। रात को मैं बिस्तर पर लेटकर देर तक छत घूरती रही। दिमाग में बस यही घूमता रहा कि मेरी गलती आखिर है क्या। क्या मोटापा होना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की मेहनत, दर्द और कोशिश कुछ भी मायने नहीं रखती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ लोगों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में भी कमज़ोर पड़ने लगी हूँ। जो भी कहता मैं वही मान लेती, जैसे मेरी अपनी सोच, अपनी इच्छा कहीं खो गई हो। और यही बात मुझे अंदर से सबसे ज़्यादा डराने लगी थी कि कहीं मैं खुद को पूरी तरह न खो दूँ। उस वक्त मुझे बस इतना समझ में आ रहा था कि ये सब खत्म नहीं होगा। मेरे शरीर को लेकर सवाल, खर्च को लेकर ताने और मेरी खामोशी, ये सब मिलकर मेरे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। और इस घर में रहते हुए मुझे हर दिन खुद को साबित करना पड़ता, चाहे साबित करने के लिए मेरे पास कुछ भी ना बचे। एक दिन मैं जिम से लौटकर दरवाजे के पास खड़ी थी कि अचानक चाची तेज कदमों से आई और बिना कुछ कहे मुझे जोर से गले लगा ली। उनके चेहरे पर ऐसी चमक जैसे मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। मैं घबरा गई और पूछा, क्या हुआ चाची, इतना खुश क्यों हैं? उन्होंने मेरे कंधे पकड़कर कहा, तेरे लिए रिश्ता आया है। मैं जैसे ही वहां जम गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि मेरे लिए कैसे? वजन तो अब कभी कम नहीं हुआ। जिम, डाइट, दवाइयाँ सब कुछ करने के बाद भी वही थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही आंगन की तरफ से दादी आ गई। दादी ने बिना भूमिका बनाए कहा, जो रोज हमारे घर दूध देने आता है ना, उसी से बात पक्की कर दी है। उनके शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मेरे सामने दरवाज़ा बंद कर दिया हो। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले चाची बोली, बहुत सी जगह बात कर ली, कहीं बात नहीं बनी। ये लोग खुद तैयार हो गए हैं, अब और सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन मेरी राय? दादी ने तुरंत जवाब दिया, इतना वजन लेकर कौन राय पूछता है? शुक्र मना कि कोई मान तो गया। मेरे शब्द गले में अटक गए। मैं चुपचाप कमरे में चली गई। सिर भारी था और दिल खाली। थोड़ी देर बाद चाची ने आवाज़ दी, चाय बना ले, वो आने वाला है। मेरे हाथ कांपने लगे, फिर भी मैं किचन में गई, कप उठाए और ट्रे सजाए। जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो सामने दूध वाला कुर्सी पर फैल कर बैठा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और हंसते हुए बोला, लड़की भारी है मगर काम की लगती है। कमरे में हंसी गूंज गई। दादी खिलखिला उठी। चाची ने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। किसी ने उसे रोका नहीं। मुझे लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई सौदा हूँ। मैं बिना कुछ कहे ट्रे रख कर वापस किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर बुलाया गया। दूध वाला बोला, सिलाई जानती है तो ठीक है, घर संभाल लेगी, बस खाने पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। मैंने सिर झुका लिया। चाचा पास ही बैठे थे मगर उनकी आंखें अखबार से नहीं उठी। दूध वाले के जाते ही दादी बोली, अच्छा है, जल्दी काम निपट जाएगा। चाची ने कहा, 2-3 दिन में हाँ कर देंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मैं सम्मान कितना सस्ता हो सकता है और कैसे मोटापा इंसान की पूरी पहचान पर भारी पड़ जाता है। रात भर मैं रोती रही मगर आवाज़ तक बाहर नहीं गई। कोई देखने नहीं आया। अगले दिन मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। कोई कहता, अच्छा हुआ, आखिर घर बस रहा है। कोई ताना मारता, इतनी मोटी लड़की को कौन रखेगा, दूध वाला ही ठीक है। मैं पानी देती रही, सिर झुकाए। किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। दोपहर में पड़ोस की एक औरत ने चाची से कहा, दूध वाले के घर हालात सख्त होते हैं। चाची ने जवाब दिया, अब समझौता करना पड़ेगा। शाम को एक रिश्तेदार आई और मुझे अलग से जाकर बोली, पति की हर बात मान लेना, तभी इज्जत रहेगी। मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भीड़ में रहकर भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। रात को चाचा कमरे में आए और बोले, ज़्यादा सोचो मत, हालात ऐसे ही होते हैं। मैंने पहली बार उनसे पूछा, क्या मेरी भी कोई किस्मत नहीं? उन्होंने लंबी सांस ली और बिना जवाब दिए चले गए। अगले दिन चाची कपड़ों की गठरी लेकर आई और बोली, इनमें से चुन लो। मैंने कहा, अभी कुछ तय नहीं हुआ। चाची का लहजा सख्त हो गया, समय तय हो चुका है, बस तुझे बताया जा रहा है। मैं खामोश हो गई। मोहल्ले की लड़कियां मुझे देखकर फुसफुसाने लगी। मैंने बाहर जाना छोड़ दिया। उस रात मैं देर तक जागती रही और सोचती रही कि अगर मैं भी चुप रही तो शायद हमेशा के लिए मेरी आवाज़ खो जाएगी। मगर ये भी नहीं जानती थी कि मेरी आवाज़ से फैसले नहीं बदलेंगे। दिन बीतते गए। घर के काम, ताने और आने वाले कल का डर
सब मिलकर मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन भरते जा रहे थे। गुस्सा भी नहीं था, बस ये एहसास था कि मेरी ज़िंदगी के फैसले मेरे बिना ही लिए जा रहे हैं, और यही एहसास मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ रहा था। ठीक एक दिन मैं शाम को आंगन में झाड़ू लगा रही थी। चाची रसोई में थी और चाचा बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई। देखा तो मोहल्ले की सविता आंटी खड़ी थी और उनके साथ उनका बेटा यश भी था। कई साल बाद उसे सामने देखकर मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई। जब मैं 10 साल की थी तब हम दोनों साथ खेला करते थे, मगर फिर वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया और वहीं बस गया। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था और मैं अपने बड़े हुए वजन और सीमित दुनिया में सिमट चुकी थी। फिर भी उसे इतने सालों बाद देखकर मन के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी जरूर जागी। वह मुझे लगातार देख रहा था, शायद अचानक बदले मेरे रूप को समझने की कोशिश कर रहा था। सविता आंटी ने चाची से हंसते हुए पूछा, श्रेया के लिए अब तक कोई रिश्ता देखा या नहीं? चाची ने दादी की तरफ देखा और दादी ने बिना किसी झिझक से कह दिया, देख लिया है, लड़का तो तय है। सविता आंटी ने हैरानी से पूछा, कौन सा लड़का? दादी ने बेपरवाही से जवाब दिया, जो रोज हमारे घर दूध देने आता है वही। यह सुनते ही यश चौंक गया। उसने बिना सोचे समझे कहा, लेकिन दादी, आप ऐसे कैसे दूध वाले से अपनी पोती की शादी तय कर सकती हैं? श्रेया पढ़ी लिखी है, समझदार है। सविता आंटी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वह तो रुकने का तैयार नहीं था। पहली बार कोई मेरे लिए खुलकर बोल रहा था और मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। दादी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम शहर में रहकर हमारे घर के नियम मत सिखाओ। यहाँ लड़की की उम्र हो जाए तो शादी कर देना ही सही होता है। लड़का दूध वाला है तो क्या हुआ, काम धंधे करने वाला है। उनकी आवाज़ में अतिमनता थी, जैसे ये फैसला बदल नहीं सकता। मैं चुपचाप खड़ी रही, मगर उस पल मेरे भीतर कुछ हिल सा गया था। शायद सवाल पूछने की हिम्मत या पहली बार अपने लिए खड़े होने का एहसास। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दोपहर चाची के मोबाइल पर फ़ोन आया। उन्होंने बात खत्म की तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। दादी तुरंत पास आई। चाची ने कहा कि दूध वाले के घर से खबर आई है, अगर अब भी जवाब ना दिया तो वे कहीं और रिश्ता तय कर लेंगे। दादी ने बिना रुके कहा कि मौका हाथ से निकलने मत दो, आजकल ऐसे रिश्ते मिलना आसान नहीं होता। मैं अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही थी। दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उस दिन पहली बार मैंने खुद को बहुत छोटा और बहुत भारी दोनों एक साथ महसूस किया। शाम ढलते ही मैं हिम्मत जुटाकर आंगन में गई, जहाँ चाचा कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने बैठते मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस इतना कह पाई कि मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। चाचा ने मेरी तरफ देखा, बोले कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखें नम थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी अंदर जाकर बैठो। उस शाम चाची ने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। वह बार बार दादी के पास जाकर चिंता जता रही थी कि अगर ये रिश्ता भी निकल गया तो आगे क्या होगा। दादी हर बार यही कहती रही कि लड़की को ज़्यादा सिर पर चढ़ा लिया गया है। इसी तनाव के बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता आंटी के पति आए। उनके आते ही घर का माहौल और भारी हो गया। बैठते ही उन्होंने साफ कहा कि वे एक जरूरी बात करने आए हैं। चाची ने कहा कि सब कुछ तो पहले ही तय है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यही परेशानी है, यहाँ फैसले सिर्फ बाहर की बातों को देखकर किए जा रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा, दूध वाले के घर का रवैया ठीक नहीं है और लड़की को बोझ समझा जा रहा है। चाची ने फौरन कहा कि समाज क्या कहेगा। इस पर उनका जवाब था कि समाज पहले ही बहुत कुछ कह चुका है, अब उसके डर से जिंदगी नहीं चलाई जा सकती। बात बढ़ने लगी। दादी ने गुस्से में कहा कि आजकल की लड़कियां जिद्दी हो गई हैं। मैं अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। तभी चाचा की आवाज़ पहली बार ऊंची हुई। उन्होंने कहा कि ये उनकी भतीजी है और फैसला वही करेंगे। यह सुनते घर में सन्नाटा छा गया। दादी चुप हो गई। चाची अवाक रह गई। कुछ देर बाद चाचा ने साफ कहा कि अभी इस रिश्ते को टाल दिया जाए। फ़ोन किया गया और बात रोक दी गई। दादी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनके चेहरे की नाराज़गी छुपी नहीं थी। चाची चुपचाप रसोई में चली गई और देर तक बाहर नहीं आई। उस रात के बाद घर का व्यवहार बदल गया। चाची ने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया था। न कोई काम बताती, न कुछ पूछती। दादी भी नज़रें चुराने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मैं उसी घर में होते हुए भी अनदेखी हो गई हूँ। एक दिन चाची ने बस इतना कहा कि अब अपना काम खुद देखो। मैंने सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे अपने काम में लग गई। कपड़े धोना, झाड़ू पोछना, बर्तन सब चुपचाप करती रही। धीरे धीरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि रिश्ता फिर से टूट गया। कुछ औरतें अफसोस जताने आ गई, कुछ ने ताने दिए और आगे और मुश्किलें होंगी। मैं सब सुनती रही, मगर जवाब नहीं दिया। एक पड़ोसी ने चाची से कहा कि लड़की अब ज़्यादा बोलने लगी है। चाची ने खामोशी ओढ़ ली। अब चुप्पी में गहरी नाराज़गी छुपी हुई थी। चाचा कभी कभी मुझे देख कर रुक जाते, मगर ज़्यादा बात नहीं करते। शायद वे भी हालात के बोझ तले दब रहे थे। कुछ दिनों बाद मैंने खुद को बेकार बैठने नहीं दिया। बचपन से मुझे सिलाई आती थी, बस कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। अब हालात ने मुझे सिखा दिया था कि हाथ में हुनर हो तो इंसान टूटता नहीं। मैंने पुराने कपड़ों से शुरुआत की, साथ ही मोहल्ले के 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि दिमाग खाली ना रहे। धीरे धीरे ये काम आदत बन गया। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और शाम के वक्त मेरा कमरा पढ़ाई की आवाज़ों से भरने लगा। पहली बार मुझे लगा कि मेरा वजूद सिर्फ घर के तानों तक सीमित नहीं है। कुछ दिनों में आस पड़ोस की औरतें भी मेरे पास आने लगी। कोई ब्लाउज़ की सिलाई करवाने आती, कोई सलवार ठीक करवाने आती। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बस काम पर ध्यान देती। सब पहली बार किसी ने सिलाई के बदले पैसे दिए थे तो हाथ काँप गए। रकम छोटी थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी।
उस दिन दिल पर रखा हुआ बोझ थोड़ा हल्का हुआ। घर का माहौल अब भी ठंडा था। चाची अक्सर कह देती कि यह सब करने से क्या होगा, मगर मैंने जवाब देना छोड़ दिया। मैं समझ चुकी थी कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं, काम से तय किया जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बच्चों की पढ़ाई में सुधार दिखने लगा। कुछ बच्चों के नंबर बढ़े तो उनके माता पिता खुद आकर शुक्रिया करने लगे। मेरा नाम मोहल्ले में फैलने लगा, मगर इस बार मेरा वजन मेरे शरीर आकार नहीं था, बल्कि मेरा काम था। दादी कभी कभी ताना मार देती कि अब तो टीचर और दर्जी दोनों बन गई है। मैं बस हल्की मुस्कान के साथ अपनी सिलाई मशीन चलाती रहती। अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। घर में यश के अलावा मेरे काम को सच में सहारने वाला कोई नहीं था। वही अक्सर नए बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए लाता और सबके सामने कहता कि मैं मेहनती हूँ और भरोसे के काबिल हूँ। कभी कभी उसे देखते हुए मैं खुद हैरान हो जाती, क्या यही वह यश है जो बचपन में मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, या फिर यह सब दिखावा है। लेकिन मैंने इन सवालों को अपने दिमाग से बाहर कर दिया। मैंने तय कर लिया कि अब मेरा ध्यान सिर्फ मेरे काम पर रहेगा, किसी की नज़रों या बातों पर नहीं। मैं बच्चों को पढ़ाती, सिलाई करती और दिन कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। किसी भी यश ने बिना किसी को बताए खुद आगे बढ़कर मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। चाचा ने पहले साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद यश मजाक कर रहा है। आखिर वह पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और देखने में भी अच्छा था, और मैं एक मोटी लड़की जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यश ने हार नहीं मानी। उसने साफ कहा कि वह किसी चेहरे या शरीर को देखकर शादी नहीं करना चाहता, बल्कि एक समझदार, मेहनती और सलीकेदार लड़की से शादी करना चाहता है, और उसके लिए वह लड़की मैं हूँ। जब उसने ये सब कहा तो मैं भीतर तक हिल गई। यह पहली बार था जब किसी लड़के ने मेरे मोटापे को नज़रअंदाज करके मेरी तारीफ की थी, वरना अब तक जो भी रिश्ता आया या तो ताने देकर चला गया या मेरा हंसी मजाक उड़ाकर चला गया। दादी ने इस बार तुरंत फैसला सुना दिया कि अब और ना नहीं की जाएगी और शादी तय कर दी जाए। चाचा ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी राय जानना चाहते हो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन रास्ता कोई और दिख नहीं रहा था। पहली बार मुझे लगा कि शायद कोई मुझे समझ सकता है, इसलिए मैंने चुपचाप नजरें झुका ली। उसी खामोशी को हामी समझकर चाचा ने रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों बाद शादी की मुहूर्त निकाल दिया गया और घर में फिर से तैयारियों की हलचल शुरू हो गई। दादी और चाची दोनों ही लगातार परेशान रहती। उन्हें डर था कि कहीं लड़के वाले आखिरी वक्त पर रिश्ता ना तोड़ दे या कोई मेरे खिलाफ कुछ कह ना दे। हर छोटी बात पर वे घबरा जाती। मैं ये सब देख रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर जैसे पहले जैसा डर नहीं था। मन में हल्की सी उम्मीद और डरी हुई, लेकिन जिंदा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी चुप्पी की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी जो किसी ने पहली बार मुझे अंदर से देखा था। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर मंडप पर बैठी थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी छाई थी, क्योंकि मोहल्ले की औरतें मुझे गहरी निगाहों से देख रही थी। कोई मुझे ताने दे रही थी, कोई मुझे तसल्ली और कोई मुझे हमदर्दी मुझ तक पहुंचा रही थी। किसी ने कहा, आखिरकार श्रेया की शादी हो रही है, भगवान इस जोड़ी को सलामत रखे। किसी ने हल्के शब्दों में मुस्कान दी तो किसी ने सिर्फ अपनी आंखों से खुशी और चिंता दिखाई। उनकी बातें मेरे दिल को और बेचैन करी थी, जैसे हर निगाह मुझसे कुछ और कह रही हो। तभी यश मेरे पास आए और करीब बैठकर बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने बिना सर हिलाया, क्योंकि कुछ वादे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से पूरे होते हैं। चाची ने विदाई से पहले मेरा दुपट्टा ठीक करते हुए धीमी आवाज में कहा, अब शादी के बाद अपने पति के सामने किसी बात की जिद मत करना। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई परेशानी खड़ी हो। बहुत कुछ झेल चुके हैं हम लोग। उनकी बातों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने आगे जोड़ा, तुम्हारा पति जैसा कहे वैसा ही करना। अपनी पसंद नापसंद की बातों को दबा कर रखना, यही समझदारी है। मैं हैरान रह गई और सवाल भरी नजरों से चाची की ओर देखने लगी। तभी पीछे से दादी आई और लगभग वही बात दोहराती हुई बोली, लड़का अच्छा है, तुम्हारी कमियों के बावजूद उसने तुम्हें अपनाया है, यही बहुत है। उसका सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि मैं वहां जाकर सिलाइयाँ, बच्चों को पढ़ाने जैसे काम न करूं, ताकि ससुराल वालों को कोई दिक्कत ना हो। उनकी बातें मेरे दिल पर किसी बोझ की तरह गिर पड़ी थी और मुझे फिर से चुप रहने का इशारा किया जा रहा था। मैं कुछ कह पाती उससे पहले यश वहां आ गए और मेरा हाथ मजबूती से थमाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, लगता है यहाँ कोई गंभीर बात चल रही है, जरा मुझे भी बताएं। अब तो मैं इस घर का दामाद हूँ। उनके आते दादी और चाची दोनों ने बात घुमा दी और कुछ देर बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद भी दादी और चाची की बातें मेरे मन में लगातार गूंज रही थी। क्या अब मुझे फिर से अपनी इच्छाओं को मानना पड़ेगा? क्या मेरी पहचान सिर्फ एक पत्नी बनकर ही रह जाएगी? इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी कि सुहागरात की रात यश ने मेरे चेहरे की घबराहट महसूस कर ली। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर स्नेह से पूछा, क्या बात है? मन में कुछ है तो मुझसे कहो। अब हम दोनों इस रिश्ते में बराबरी के साथी हैं। मैं डर रही थी कि कहीं सच कहने से कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए, लेकिन हिम्मत करके बहुत धीमी आवाज में बस इतना पूछा, क्या मैं यहाँ पर सिलाई और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकती हूँ? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि यश हंसते हुए बोले, बस इतनी सी बात, तुम जैसा चाहो वैसे रह सकती हो। यहाँ तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, ना होगी। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं भीतर तक चौंक गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी चाहत को रोका नहीं, बल्कि उसे अपनाया था। उस पल मुझे लगा शायद ये रिश्ता मेरे लिए किसी नए पिंजरे का नहीं, बल्कि एक नए आसमान का दरवाजा है। शादी के बाद यश ने जिस अपनापन और समझदारी से मेरा ख्याल रखा, उसने मुझे भीतर जमी हुई सारी आकांक्षाओं को धीरे धीरे मिटा दिया था।
उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि हर रोज़ किसी न किसी छोटे से तोहफे के साथ घर लौटती, जैसे ये जताना चाहती हो कि मेरी खुशी उनके लिए कितनी मायने रखती है। वक्त के साथ मुझे यह एहसास होने लगा कि शायद यश से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। मैं अक्सर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में यश को भेजा और मुझे दोबारा खुलकर जीने का मौका दिया। कुछ दिनों बाद यश ने मेरे लिए एक छोटी सी बुटीक खुलवा दी और कहा कि अब से मैं वहीं अपना काम शुरू करूं। उनकी यह बात सुनते मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे काम को लेकर उनका भरोसा और साथ मुझे अंदर से मजबूत बना रहा था। उनकी मोहब्बत देखकर मैंने भी मन ही मन तय कर लिया कि मैं पूरी ज़िंदगी उनका साथ निभाऊंगी और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी और मेरा काम आगे बढ़ने लगा। जिन लोगों ने कभी मेरा मोटापा का मजाक उड़ाया था, वही लोग मेरी तरक्की देखकर हैरान रह गए। अब उनके तानों की आवाज़ें अब खामोश हो चुकी थी, क्योंकि कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। उधर चाचा चाची को भी मेरी कामयाबी की खबर मिली तो उन्हें अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होने लगा। उन्हें समझ में आ गया था कि बिना मेरी मर्जी के लिए किए गए फैसलों पे कितना दर्द दिया। यश के साथ मैं सच में खुश थी और अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़ रही थी, जिसमें उनका पूरा साथ मुझे मिलता रहा। शादी के लगभग 6 महीने बाद मैंने महसूस किया कि मेरा वजन भी धीरे धीरे कम होने लगा है। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि ये कोई साधारण मोटापा नहीं था, बल्कि लंबे लंबे समय तक तनाव और दुख सहने की वजह से शरीर में आया बदलाव था। तब मुझे एहसास हुआ कि माता पिता के जाने के बाद जो गम मैं हर दिन दिल में दबाए रोती रही, वही मेरे शरीर पर बोझ बन गया। यश के आने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून लौटा। मैंने बीते दुखों को पीछे छोड़ना सीखा और भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। खुशी ने जैसे मेरे शरीर और मन दोनों को हल्का कर दिया। आज लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि मैंने खुद को अपनाना सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ ये है कि किसी इंसान की कीमत उसके शरीर से नहीं, उसके हालात, जज्बात और हौसले से तय होती है। मोटापा मजाक का विषय नहीं, बल्कि कई बार भीतर छिपे दर्द की निशानी होता है। जो लोग ताने देते हैं, ये वे भूल जाते हैं कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी को भी बदल सकता है। यह कहानी सिखाती है कि जब इंसान को समझ, साथ और भरोसा मिलता है, तो वह न सिर्फ अपने अपने सपनों को जीता है, बल्कि खुद को भी दोबारा पा लेता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।